जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बिना समय गवाए हुए सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं। आइए बताते हैं आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो करंट अफेयर आपको कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, यानी आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर, यानी एमपी करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। और स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टैटिक जीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में रिसेंट एग्जाम क्वेश्चन, यानी कि अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आ गई है, तो वहाँ के प्रश्न हमको मिल गए हैं। उसके बाद में आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की जो है यहाँ पर आंसर की आ गई है। उसके बाद में आपके एसएससी सीजीएल 2021 की आंसर की आ गई है। तो इनमें किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आए थे, उन सभी प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर के आएंगे, बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ में। पेपर में किस तरह के प्रश्न आए थे, सीधे उन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट के साथ में आपके लेकर के आएंगे और उन प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम अगले दिन वीडियो के अंत में लिया जाता है। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो ये क्लास इस तरह से डिजाइन की गई है कि हर एक एंगल से आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। स्टुअर्ट बिन्नी ने संन्यास की घोषणा कर दी है, इनका संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है स्टुअर्ट बिन्नी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक मॉडल कौन सी आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी खड़गपुर। आंसर देख लेते हैं, सही आंसर बी, यानी कि आईआईटी मद्रास के द्वारा अभी हाल ही में ई कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक मॉडल की तैयारी की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य नामक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर बिहार। आंसर देख लेते हैं, सही आंसर सी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य नामक योजना की शुरुआत की गई है। इन सभी प्रश्नों के बारे में कल हम आपको डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज 2 सितंबर 2021 टुडे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कैचअप कोर्स किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा? बिहार, तमिलनाडु, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा कैचअप कोर्स शुरू किया जा रहा है। सर ये कैचअप कोर्स क्या है, क्या क्या इसके फायदे होंगे, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, बिहार राज्य सरकार ने राज्य में बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए कैचअप पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि स्कूल खुलने के बाद छात्र अपनी पढ़ाई के साथ सही ट्रैक पर हैं या फिर नहीं है। ठीक है, यानी छात्रों को पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए कैचअप कोर्स चालू किया गया है। ठीक है, अब ये कैचअप और टमाटो सॉस वाला कैचअप नहीं है, ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो बाढ़ के बाद में स्कूलों में जो परेशानियां आई थी उन परेशानियों को सही करने के बाद में छात्र स्कूल में सही से जा पा रहे हैं या फिर नहीं जा पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उसके लिए कैचअप कोर्स योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, देखिए बिहार राज्य में लगभग 35.6 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, इतने क्षेत्र पर जो है बाढ़ प्रभावित होती है, मतलब इतना ज़्यादा क्षेत्रों पर बाढ़ लगातार आती रहती है। अब देखिए, एक स्टैटिक का प्रश्न लगातार बनता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मिलता जुलता एक और प्रश्न बनता है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी आपको साथ ही साथ में याद रखना है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। आंसर देख लेते हैं, सही आंसर बी, यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी डेल स्टेन ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे खेल खिलाड़ियों से संबंधित, जो भी खिलाड़ी यहाँ पर संन्यास लेते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, डेल स्टेन साउथ अफ्रीका से हैं, कल स्टुअर्ट बिन्नी ने संन्यास लिया था, वो भारत के ही खिलाड़ी थे। ठीक है, देखिए
दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने 31 अगस्त 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे उनके 11 वर्षों के शानदार कैरियर का अंत हो गया। 11 वर्षों तक इन्होंने साउथ अफ्रीका की तरफ से क्रिकेट मैच खेला है। उन्होंने 93 टेस्ट में 439 विकेट लिए हैं, जिससे वे क्रिकेट में सबसे लंबे प्रारूप में दक्षिण अफ्रीका के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो आपसे पूछा जा सकता है, टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो कौन है? डेल स्टेन है। इस तरह से प्रश्न बन करके आ सकता है आपके आगामी परीक्षाओं में। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, देखिए उन्होंने 125 एक दिवसीय और 47 टी20 मैचों में भी क्रमशः 196 और 64 विकेट लिए हैं। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने संन्यास ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, लॉन्ग जंपर मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि सिल्वर मेडल लॉन्ग जंपर मरियप्पन थंगावेलु ने अभी हाल ही में जीता है, जो कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देखिए मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की लॉन्ग जंप में T63 प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो प्रतियोगिता का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा जब टफ बनाई जाती है तो प्रतियोगिता का नाम पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक T63 प्रतियोगिता में मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक जीता है भारत के लिए। सर गोल्ड किसे मिला है? तो यूएसए के सैम ग्रेवे ने 1.88 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगा करके स्वर्ण पदक जीता है। तो यूएसए के सैम ग्रेवे को स्वर्ण पदक मिला है, जबकि भारत के ही शरद कुमार ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो याद रखिएगा, रजत पदक और कांस्य पदक T63 कैटेगरी में भारत को मिला है। रजत मरियप्पन थंगावेलु ने जीता है, जबकि कांस्य पदक शरद कुमार ने जीता है। ठीक है, शरद कुमार के ऊपर एक और प्रश्न बनेगा, वो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मरियप्पन और ग्रेवे ने 1.88 मीटर के निशाने पर स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन बारिश की वजह से जो है मरियप्पन को थोड़ी बहुत परेशानी हुई। जब मरियप्पन यहाँ पर लॉन्ग जंप करने लगे तो बारिश आ गई थी, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हुई और वे कुछ पॉइंट से पीछे रह गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आनंदा मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईसीआईसीआई, एलआईसी, भेल या फिर एसबीआई? आंसर देख लें, सही आंसर बी, यानी कि एलआईसी के द्वारा आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम ने नई व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए डिजिटल पेपरलेस समाधान हेतु आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। जैसा कि आपको पता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, हर चीज़ें अब पेपरलेस होती चली जा रही है, यानी सारी चीज़ें डिजिटल होती चली जा रही हैं। अब आपको कहीं ढूंढने उड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई अपना बीमा का कागज़ यहाँ पर निकलवाना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें डिजिटली आराम से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने आनंदा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट या मध्यस्थ की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया का एक उदाहरण है। यानी कि अब आपको पेपरलेस सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, जीवन बीमा भी आपका पेपरलेस होने लगेगा एलआईसी में। ठीक है, चलिए एलआईसी की बात कर लेते हैं। तो 1 सितंबर एलआईसी के स्थापना दिवस को चिन्हित करता है। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, 1 सितंबर जो है वो एलआईसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी इंडिया जो है सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है भारत की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र या फिर बिहार? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि गोवा राज्य में मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ अभियान की शुरुआत यहाँ पर की गई है। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 31 अगस्त 2021 को मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत घरों में 16,000 लीटर तक पानी की खपत के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर आप 16,000 लीटर तक पानी का उपयोग कर रहे हैं तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उसके बाद आपसे शुल्क लिया जाने लगेगा। इससे क्या होगा? इससे दो फायदा होगा। लोग 16,000 से कम पानी का यूज करेंगे, इससे क्या होगा? पानी की बचत भी होगी। और यही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत। ठीक है, देखिए गोवा राज्य के नागरिकों को मुफ्त पानी की आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोवा की बात कर लेते हैं। तो गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, मांडवी नदी के किनारे पणजी स्थित है। ठीक है, दूध सागर झरना कई बार पूछा गया, तो दूध सागर झरना गोवा राज्य में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। महावीर स्वामी वर्ल्ड सेंचुरी भी गोवा राज्य में ही स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए, 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? यानी कि अपने राज्य के सभी नागरिकों को 100% नागरिकों को कोविड-19 की पहली खुराक दी जा चुकी है। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। आंसर की बात करें, सही आंसर डी यानी कि हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य के सभी नागरिकों को, लगभग 100% नागरिकों को यहाँ पर कोविड-19 की पहली वैक्सीन की खुराक दे दी है। ठीक है? देखिए, कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश अपनी 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है? 31 अगस्त तक भारत की 51.45% आबादी को कम से कम एक खुराक के साथ में टीका लगाया गया और 15.34% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। तो पूरे भारत में 15.34% ऐसी आबादी है जिनको दोनों वैक्सीन की खुराक लग चुकी है और 51.45% ऐसी आबादी है जिसे एक खुराक लग चुकी है कोविड-19 वैक्सीन की। भारत में कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया जा रहा है और कोविशील्ड का निर्माण एसआईआई पुणे के द्वारा किया जा रहा है, याद रखिएगा। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जिसके कि जो सीईओ कौन है वो आदार पुणे वाला है, ये भी आपको याद रखना है। इनके द्वारा कोविशील्ड का निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं 2 सितंबर 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पूरी जानकारी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में राज्य के किस खिलाड़ी को डीएसपी बनाए जाने की घोषणा की गई है? नमन ओझा, देवेंद्र बुंदेला, अरमान कुरैशी या फिर विवेक सागर? चलिए आंसर देखिए। तो आंसर की बात करें, सही आंसर है डी यानी कि विवेक सागर को यहाँ पर डीएसपी बनाई जाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सर ऐसा क्यों किया गया है, तो आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य विवेक सागर प्रसाद को पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ठीक है? विवेक सागर प्रसाद एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय टीम के मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं। तो अभी हाल ही में आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। तो इस कांस्य पदक के जो है सदस्य थे ये जो है यहाँ पर इनको डीएसपी बनाया जा रहा है विवेक सागर प्रसाद को। ठीक है? देखिए, जनवरी 2018 में 17 वर्ष 10 महीने और 22 दिनों में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? तो याद रखिए विवेक प्रसाद सागर, जिन्हें डीएसपी जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में भोपाल से अभ्यास करने वाले लॉन्ग जंपर शरद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि कांस्य पदक यहाँ पर जीता गया है। किसके द्वारा? तो शरद कुमार के द्वारा, जो कि लॉन्ग जंपिंग करते हैं, जिसमें मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर जीता है, उसी में जो है इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। और इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ पर ली थी? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रेनिंग ली थी। तो देखिए, शरद कुमार ने लॉन्ग जंपिंग में कांस्य पदक जीता है, उन्होंने भोपाल में अभ्यास किया था। शरद कुमार ने बताया कि मैं दिल्ली में अभ्यास कर रहा था, लेकिन भोपाल की मौसम और यहाँ की वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी के बारे में कई खिलाड़ियों से सुन रखा था और इतनी अच्छी खेल सुविधा देखकर मुझे और यूक्रेनियन कोच को काफ़ी आश्चर्य हुआ। जिस प्रकार एथलीट को डाइट सर्व की जाती है वैसी इंडिया में कहीं नहीं की जाती है, ऐसा कहना है शरद कुमार जी का। और इन्होंने जो है अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से। ठीक है? तो याद रखिएगा, ट्रेनिंग कहाँ पर ली थी? भोपाल में ली थी। इसलिए यह प्रश्न एमपी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। गुप्त काल के दौरान भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? वेनसांग, फायान, आईचिंग या फिर लीसियू? आंसर की बात करें, सही आंसर बी यानी कि फायान जो है वो गुप्त काल के दौरान भारत में आया था। तो फायान एक चीनी यात्री था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। फायान ने लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में विस्तृत विवरण फायान ने लिखा है। ठीक है? चीनी यात्री वेनसांग की बात करें तो वेनसांग हर्षवर्धन के समय पर भारत में आया था। तो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था, वेनसांग हर्षवर्धन के समय पर आया था। ये दोनों अलग अलग समय पर आए थे, याद रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते नारे को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह? आंसर देख लें, सही आंसर है बी यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय को सत्यमेव जयते के नारे को जो है लोकप्रिय करने का क्रेडिट जाता है। देखिए, तो सत्यमेव जयते का अर्थ है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ। यही प्रश्न सीधे सीधे अभी हाल ही में यूपी का एग्जाम हुआ, वहाँ पर पूछा गया ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, सत्यमेव जयते का मतलब होता है ट्रुथ
एलोन ट्रायम्फ, यानी सत्य अकेला ही काफ़ी है। ठीक है, यह मुंडकोपनिषद के एक मंत्र का भाग है जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न भी आपने देखा होगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय इस नारे को लोकप्रिय बनाने के लिए पहचाने जाते हैं। तो ये नारा तो मुंडकोपनिषद में बिल्कुल पैक था, लेकिन उस नारे को लेकर के लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के राजा अशोक किसके पुत्र थे? प्रश्न को बड़े गौर से पढ़ना है। जो अशोक थे, अशोक महान, वो किसके पुत्र थे? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि बिंदुसार। तो मौर्य वंश के राजा अशोक जो है वो बिंदुसार के पुत्र थे, आपको याद रखना है। तो राजा अशोक बिंदुसार के पुत्र थे जो मौर्य वंश से संबंधित थे। बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे। बिंदुसार के समय अशोक जो है वो अवंती के गवर्नर हुआ करते थे। तो ये भी याद रखना है, अशोक शुरू में क्या थे, तो अशोक शुरू में अवंती के गवर्नर हुआ करते थे, बाद में जो है वो भारत मगध के जो है सम्राट बने थे। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 और एसएससी सीजीएल 2021 में आए हुए प्रश्न सीधे पेपर से स्क्रीनशॉट के साथ में हम आपको दिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अटल मिशन फॉर रेजिन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अमृत, इनमें से किससे संबंधित है? अमृत योजना के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो अमृत किससे संबंधित है? स्मार्ट सिटी के निर्माण से, मूलभूत नागरिक सुविधाओं से, शहरी आजीविका से या फिर शहरी परिवहन से। आंसर की बात करें, सही आंसर है दो, यानी कि मूलभूत नागरिक सुविधाएं जो होती हैं उनसे संबंधित है अमृत। अब ये सर अमृत के बारे में जानकारी आपको देते हैं। तो 2015 में अमृत की शुरुआत की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये क्या है, तो मूलभूत नागरिक सुविधाएं, यानी कि जो भी मूलभूत नागरिक सुविधाएं क्या होती हैं, तो रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो जो भी आपका नरेगा होता है, मनरेगा जो भी योजना चल रही है, उसके अंतर्गत जो भी कार्य होगा वो भी आपका अमृत के तहत होगा। और जो लोगों को यहाँ पर बस्तियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं, नए नए घर बना करके उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं गरीबों को, ठीक है, कॉलोनियाँ वगैरह दी जाती हैं, वो भी आपका अमृत के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मूलभूत आवश्यकता यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए अमृत योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रायसीना हिल्स कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न कई बार घूम घूम के आया है, अलग अलग मतलब लैंग्वेज चेंज करके प्रश्न पूछा जाता रहा है कि रायसीना हिल्स कहाँ पर स्थित है। तो यह वह स्थान है जहाँ जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 है यह श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 है यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, यह कन्याकुमारी में स्थित एक चट्टानी संरचना है जो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो सही आंसर है इसका 3, यानी कि यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। तो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर स्थित है। तो प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति भवन किस हिल्स पर स्थित है, तो भी आपको आंसर देना है रायसीना हिल्स। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली में कौन सी पहाड़ियां विकसित है, तो याद रखना रायसीना हिल्स जो है वो दिल्ली में विकसित है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स के ऊपर ही बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? मुरली मनोहर जोशी, LK आडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर मदन मोहन मालवीय। सही आंसर है 4, यानी कि मदन मोहन मालवीय को 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च रत्न भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि पहली महिला कौन है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा पहली महिला इंदिरा गांधी जी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। पहले पुरुष की बात करते तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार यहाँ पर भारत रत्न दिया गया था। यहाँ बात करते हैं 24 दिसंबर 2014 को, तो इनके मदन मोहन मालवीय जी के साथ में सचिन तेंदुलकर, CR राव और माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो याद रखिएगा इतने लोगों को यहाँ पर नवाजा गया था 2014 में भारत रत्न से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? मैग्नीज, आयोडीन, आयरन या फिर जिंक। सही आंसर है आयोडीन, यानी कि आयोडीन का जो संश्लेषण करता है वो कौन करता है? तो जो थायरॉक्सिन ग्लैंड है हमारी वो आयोडीन का संरक्षण करती है। अब आयोडीन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो याद रखिएगा घेंघा या फिर जिसे गलगंड कहते हैं, यह रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखिएगा घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो गले में स्वेलिंग आ जाती है, घीघा रोग की ये पहचान होती है। पहले बहुत हुआ करता था, लेकिन अब जो है नमक में काफ़ी आयोडीन वगैरह पाया जाता है। आपने सुना भी होगा जो टाटा नमक आयोडीन से भरपूर, मतलब इतने नमक वगैरह चल गए हैं तो आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। तो अब घेंघा रोग बहुत कम देखा जाता है, लेकिन याद रखिएगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ से हम देखते हैं कल के प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। कल के प्रश्न का सही उत्तर है इंदिरा गांधी। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है। पुरुषोत्तम परमार ने बिल्कुल सही बताया इंदिरा गांधी। उसके बाद पूजा दांगी ने इंदिरा गांधी बताया है। सेवक वर्मा ने इंदिरा गांधी बताया। भारत सिंह ने नाइस, शिल्पा वानखेड़े ने इंदिरा गांधी बताया है। धर्मेंद्र सूर्या ने इंदिरा गांधी बताया और काफ़ी अच्छी जानकारी भी यहाँ पर दी है। 19 जनवरी 1917 को इलाहाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने डेथ के बारे में बताया 31 अक्टूबर 1984 को ये शहीद हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सूर्या जी। उसके बाद में सचिन पारासर ने इंदिरा गांधी बताया है। राहुल मालवीय ने इंदिरा गांधी बताया है। अनीता डाबरे ने भी इंदिरा गांधी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ है। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। यह वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। नोटिफिकेशन बेल दबाने से समय समय पर आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। बहुत ही जल्द हम एमपी की जो हमारी वीडियो रह गई थी, एमपी की वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी समय एमपी पटवारी और मध्य प्रदेश पुलिस के एडमिट कार्ड की घोषणा किसी भी समय हो सकती है और एमपी पटवारी के वैकेंसी की घोषणा किसी भी समय आपके सामने आ सकती है। तो तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एमपी वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।